नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं शुरुआत करूंगा एक दर्दनाक खबर से। एक ऐसी खबर है जो कभी भी आ सकती थी, कहीं से आ सकती थी। ऐसी खबर जिसकी आशंका कई दिन से थी। जब जब हम मजदूरों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलते देखते थे, रेलवे ट्रैक पर चलते देखते थे, तो लगता था कहीं कोई हादसा न हो जाए। दिल धड़कता था, डर था। और आज सुबह वही हुआ जब हम सब लोग गहरी नींद में सोए थे। 16 मजदूरों को एक ट्रेन काट कर उनके ऊपर से गुजर गई। दर्दनाक मौत हुई। औरंगाबाद में रेल की पटरी पर गरीब मजदूर सो रहे थे। मालगाड़ी आई, गुजर गई और कई लोगों को लहूलुहान करके छोड़ गई। ये गरीब मजदूर, ये मजबूर मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कुल 21 मजदूरों का ग्रुप घर जाने के लिए निकला था, लेकिन ट्रेन से कटकर 16 लोगों की मौत हुई, सिर्फ 5 बचे। चूंकि बसें नहीं चल रही, ट्रेन के इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए रेल की पटरी के किनारे पैदल चल दिए। रात में थक गए, रेल की पटरी पर ही सो गए, क्योंकि उन्हें लगता था आजकल ट्रेनें तो नहीं चल रही हैं। और ऐसे सोए कि फिर जागने का मौका नहीं मिला। रेल की पटरी पर कटी हुई, फटी हुई लाशों के टुकड़े, किसी की टोपी, किसी के जूते, किसी की चप्पल और उनके बैग में रखी रोटियां बिखरी थी। मंजर दिल दहलाने वाला था। देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तो परिवार वालों को कहा होगा कि हम निकल गए हैं, पहुंच ही जाएंगे। घरों में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ एक हादसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मजदूर घर से निकलकर पैदल चलती है। हजारों मजदूर मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकले हैं और किसी को नहीं मालूम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, बस चलते जा रहे। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, हर राज्य से इसी तरह की तस्वीरें आई। कोई साइकिल से निकल पड़ा, कोई परिवार को लेकर पैदल चल पड़ा, कोई पटरी के किनारे चल रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते। औरंगाबाद में 21 मजदूरों का सब्र टूटा। मजदूर ग्रुप में घरों से निकले तो ऐसा भयानक हादसा हो गया। इन तस्वीरों को देखकर मन विचलित हो गया। कुल 21 मजदूर जालना से निकले थे। सारे के सारे जालना की स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। कई दिन से ट्रेन के टिकट का इंतजाम होने की कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हुए। भरोसा टूट गया तो उन्होंने सोचा औरंगाबाद पहुंचकर हो सकता है कोई साधन मिल जाए, हो सकता है कोई ट्रेन ही मिल जाए। ट्रेन में न बैठ सके तो किसी बस में, किसी ट्रक में बैठकर निकल जाए। क्योंकि ये सब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 9 लोग शहडोल के, 9 लोग उमरिया और एक मजदूर कटनी का रहने वाला था। एक दूसरे के परिचित थे, इसलिए ग्रुप में एक दूसरे का सहारा बनकर औरंगाबाद के लिए निकले थे। अब सड़कों पर, हाईवेज पर आप जानते हैं नाके लगे हैं, पुलिस तैनात है, रास्ते बंद हैं, इसलिए ये लोग रेल की पटरी के किनारे किनारे निकले। जालना से औरंगाबाद की दूरी 59 किलोमीटर है। ये लोग रात में पैदल चले, करमाट के पास तक पहुंच गए। करीब 38 किलोमीटर पैदल चले। करमाट से पहले थक कर पटरी पर बैठ गए। थके हुए थे, नींद लग गई थी और सुबह 5:30 बजे के आसपास सिकंदराबाद से आ रही मालगाड़ी इन मजदूरों के ऊपर से गुजर गई। अंधेरा था, मालगाड़ी स्पीड में थी। ड्राइवर को ट्रैक पर कुछ होने का अंदाजा तो लगा, उसने हॉर्न बजाया, लेकिन मजदूर इतने थके हुए थे, गहरी नींद में सोए थे, न किसी ने हॉर्न की आवाज सुनी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालगाड़ी के पहिए जब तक रुके तब तक 16 मजदूरों के चीथड़े हो गए थे। उनकी जिंदगी का सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ग्रुप में कुल 21 लोग थे। इनमें से 16 थोड़ी दूर पर पटरी के बीच लेटे थे, जबकि 5 मजदूर पटरी से दूर थे। इस हादसे में वो 3 लोग बच गए जो पटरी से दूर सो रहे थे। इस घटना की तस्वीरें आज सुबह सुबह आई, बड़ी खौफनाक, बहुत दर्द देने वाली। रेलवे ट्रैक पर बिखरे मांस के टुकड़े और रोटियों के अलावा कुछ नहीं था। जूते, चप्पल, कोई सामान नहीं। इन मजदूरों के पास ज्यादा कुछ था भी नहीं। पानी पीने के लिए खाली बॉटल्स, सामान के नाम पर कुछ थैले, कुछ कपड़े, कुछ रोटियां। थोड़े बहुत पैसे जो रास्ते के लिए बचाए होंगे
वो नोट भी रेलवे ट्रैक पर उड़ते दिखाई दिए। बस यही कुछ था इन गरीब लोगों के पास। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है वो उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। जैसा आपने सुना कि 16 प्रवासियों की तो मौत हुई, 1 मजदूर घायल है, 4 मजदूर खुशकिस्मत थे, बच गए। इन मजदूरों ने अपने साथियों की मौत को करीब से देखा, इसलिए वो अभी तक सहमे हुए हैं। इन्हीं बचे हुए 4 मजदूरों में से एक ने इस दर्दनाक हादसे के बारे में बताया। गाँव जा रहे थे, कल शाम को 7 बजे निकले। वहाँ से हम लोग सुबह 5 बजे भोर में पहुँचे। यहाँ भोर में पहुँचे 4 बजे, मतलब आराम कर, पैर दुखने लगा तो आराम करने लगे। हम लोग पीछे थे, हम लोग सब आगे आ गए थे। आगे आ गए थे तो उन लोग आगे आके ट्रेन लाइन में बैठ गए। हम लोग पीछे था, उनको झपकी लग गया। इतने में थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गया है। हम लोग उन्हें वहाँ से दौड़ के आए, क्या गाड़ी आ गया। लाइन में तो नहीं बैठे, लाइन में बैठे थे। मैं आवाज़ दिया, सुन नहीं पाए, गाड़ी निकल गया। अपने पास के लिए अप्लाई किया था क्या? नहीं किए थे ना, अपने इधर की एमपी में किए थे। रिस्पॉन्स आया नहीं? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। आप लोग जालना से कहाँ जा रहे थे? जालना से भुसावल जा रहे थे। भुसावल सवेरे का टाइम था। ये घटना मुझे ऐसा, रेलवे पहली बार ऐसे जाता है। रेलवे तो बंद था लेकिन सवेरे एक रेलवे गया, जो मालवा तेल का रेलवे आता है, वो पहले गया। वो कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कस क्या हॉर्न चालू है, तेज़ हॉर्न। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज़ आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज़ क्या आ गया, क्या गिर गया इसका। ऐसे देखने के आ गए हम। यहाँ पे 16 जने थे, 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और आके हमने देखा था, पहली बार मैंने देखा, मेरे इसमें तो ऐसा लगा, मेरे को नबल लगे, ऐसा घबराहट से महसूस होने लगी। क्या करूँ मैं और किसको पहले फ़ोन करूँ। भूखे प्यासे मजदूर अपने घर के लिए निकले थे, वहाँ उनका इंतजार हो रहा था। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि इस हादसे में जो मजदूर मारे गए हैं उनके परिवार के बारे में तो पता करें, कौन है उनके घर में, कौन उनका इंतजार कर रहा था, कौन उन पर डिपेंडेंट है। जो डिटेल्स आई बहुत व्यथित करने वाली है। जो 16 मजदूर औरंगाबाद के ट्रेन हादसे में मारे गए, उनमें से 2 भाई उमरिया के पाली के रहने वाले जीवन सिंह और मुनीम सिंह थे। एक भाई पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वो 9,000 रुपए कमाता था। दूसरे भाई का सपना था पैसे कमा के एक अच्छा मोबाइल खरीदे, उसकी हर महीने की तनख्वाह 7,000 थी। आज दोनों की मौत हुई। उनके घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, छोटी बहन है जो अपने बेटों के घर आने का इंतजार कर रही है, लेकिन ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। उमरिया का ही अच्छी लाल, वो भी अभागा था जो ट्रेन के नीचे कट गया। अच्छी लाल 8,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए बीवी बच्चों और माता पिता से दूर गए थे। नौकरी छूट गई, वापस बच्चों के पास जाना चाहते थे। इनकम का कोई सहारा नहीं रहा था। माता पिता और बीवी के साथ घर में रहकर कुछ करना चाहते थे, सोचते थे कि गांव में खेती कर लेंगे, लेकिन कौन जानता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था। उमरिया के ही प्रदीप सिंह की भी ट्रेन से कटकर मौत हुई। गांव में माता पिता और भाई हैं। प्रदीप सिंह शहर में मजदूरी करके 7,000 रुपये महीने पाता था। शहर से जो गांव पैसा भेजता था उससे परिवार का खर्च चलता था। अब इस परिवार का क्या होगा? इस परिवार के लोगों के बारे में सोच के मन दुखी होता है।
हादसे में शहडोल के भैया दीन सिंह के परिवार में मां है, 2 छोटे भाई हैं। पूरा का पूरा परिवार मनरेगा से मजदूरी करके 10-12 हज़ार रुपए कमाता है। राज सिंह, बहोरन सिंह, इनके परिवार में सिर्फ इनके माता पिता हैं और इन माता पिता पर दुखों कैसा पहाड़ टूटा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रजेश गौड़, शिवदयाल सिंह, रावेंद्र सिंह, बुद्धराज सिंह, ये सब सिर्फ नाम नहीं थे, ये उन परिवारों के लिए सहारा थे। ये अपने घर वालों के लिए खुशियों का नाम थे। लेकिन आज 16 घरों के चिराग बुझ गए। घटना ऐसी है कि कोई कर भी क्या सकता था। जान तो चली गई, जहान बच गया। मजदूरों की डेड बॉडीज को लाने के लिए एक स्पेशल प्लेन भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री मीना सिंह अफसरों के साथ मजदूरों के शव लेने गई। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रेल मंत्री से मैंने आग्रह किया तो घटना की जांच के निर्देश दे दिए। हम इसकी जांच भी करवाएंगे कि जालना की जिस फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, वहां से वो किन परिस्थितियों में चल दिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल लगातार लोकल अधिकारियों के संपर्क में हैं। एक बड़े पैमाने पर मजदूरों को ले जाने का ऑपरेशन चल रहा है। इस हादसे की उन्होंने जांच करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा मामला, इसमें जांच से होगा क्या? ये तो एक फॉर्मेलिटी है, रस्म अदायगी है। जब लोग रेल की पटरी पर सो रहे हों तो दोष किसे देंगे? मालगाड़ी का ड्राइवर भी क्या करता? हॉर्न बजाया। ट्रेन कोई कार तो नहीं कि ब्रेक दबाया और रुक गई। और मजदूर भी रात भर के थके थे, चलते चलते परेशान थे, इसलिए उन्हें सामने से दौड़ती आ रही मौत का एहसास तक नहीं हुआ। 2 सेकंड में 16 इंसानी जिस्म खून से सने मांस में बदल गए। अब किसको दोष देंगे? लेकिन इसे मैं किस्मत का लिखा नहीं कहूंगा, टालने की बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह हजारों मजदूर अपने अपने घर वापस जाने के लिए घर से निकल चुके हैं, सड़कों पर हैं, पैदल चल रहे हैं, रास्ते में जो मिल रहा है वो खा लेते हैं, जहां जगह मिल जाती है सो जाते हैं और फिर उठकर चलने लगते हैं। ये चिंता की बात है। इस हादसे से सीखने की जरूरत है। औरंगाबाद में जो हुआ दुखद है, तकलीफदेह है, लेकिन इन लोगों के परिवारों की मदद तो होगी। और मुझे यकीन है कि शिवराज सिंह चौहान इस हादसे का जो शिकार हुए मजदूर, उनके परिवारों का ख्याल रखेंगे। लेकिन अब एक बड़ी कोशिश की जरूरत है। ऐसा हादसा फिर न हो जाए, इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। रेलवे अब तक मजदूरों के लिए 222 ट्रेनें चला चुका है। कुल 2.5 लाख मजदूरों को अलग अलग राज्यों से बड़े आराम से पूरी सिक्योरिटी के साथ घर पहुंचा दिया गया है। मैंने इन रेलवे में ट्रैवल करने वाले मजदूरों की बात सुनी है। वो कहते थे कि 4 वक्त का खाना मिला, खाना अच्छा था, चाय मिली, रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए बस का इंतजाम, और रेलवे स्टेशन से क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचने के बाद बस का इंतजाम। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, पानी भी मिला, चाय भी मिली। रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि ट्रेन की कोई कमी नहीं है। क्योंकि नॉर्मल ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो सरकार के पास सारी ट्रेनें अवेलेबल है। राज्य सरकारें डिमांड करें तो रेलवे मिनिस्ट्री 10,000 तक ट्रेन चला सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। मजदूरों को कहीं पता नहीं है तो कहीं यकीन नहीं है। हालांकि फिलहाल जो हालत है उसे देखकर लगता है कि कभी भी इस तरह की खबरें आ सकती हैं, क्योंकि हजारों मजदूर सड़क पर, हाईवे पर पैदल चल रहे हैं।
रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल रहे हैं। आप किसी भी हाईवे पर निकल जाइए, कुछ दूर जाते ही सिर पर थोड़ा सा सामान लिए, हाथ में पानी की बोतल पकड़े, चिलचिलाती धूप में चलते मजदूर आपको मिल जाएंगे। अब हम भी क्या कर सकते हैं? मैंने आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कहा कि इन मजदूरों को हाईवेज पर जाकर मिले, अलग अलग जगह पर जितने लोगों को मिल सकते हैं, और समझाने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम है क्या। मैंने रिपोर्टर से कहा कि मजदूरों को बताएं कि भाई ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, अगर कहीं ज़रूरत हो तो हम मदद करने को तैयार हैं। बहुत सारे मजदूरों से अलग अलग जगहों पर बात करने के बाद 2-3 बातें पता चली। एक तो ये कि मजदूरों के पास कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, उन्हें यकीन ही नहीं है कि ट्रेन मिलेगी, और ये पता नहीं कि मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई फॉर्म भरना होगा, कुछ पैसा देना होगा, कितना पैसा देना होगा, कहाँ देना होगा, कुछ पता नहीं। दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के पेशेंट की बड़ी संख्या है। यहाँ मजदूरों में कोरोना का डर है, इस राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल निकल पड़े। और तीसरी बात है, मजदूरों को डर है कि वो बस से या ट्रेन से सरकारी माध्यम के जरिए पहुंचेंगे तो उन्हें 15 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि चोरी छुपे निकल जाएं तो बच जाएंगे। आप मुंबई, पुणे या फिर नासिक से किसी भी तरफ निकल जाए, आपको हाईवे पर मजदूरों के जत्थे दिख जाएंगे। मुंबई से भोपाल तक पैदल जाने वाले लोग मिलेंगे, मुंबई से कोलकाता जाने वाले मिलेंगे, मुंबई से कच्छ के लिए निकले लोग मिलेंगे, मुंबई से लखनऊ, पटना, भागलपुर तक साइकिल से जाने वाले भी मिलेंगे। ऐसे सारे लोग इंडिया टीवी के संवाददाताओं को अलग अलग जगह मिले। और रिपोर्टर्स का कहना है कि खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि ये मजदूर पुलिस के बैरिकेड से बचने के लिए रेलवे ट्रैक्स के रास्ते से जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे से भी मजदूरों की इसी तरह की तस्वीरें आई। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी को ठाणे स्टेशन के पास सैकड़ों मजदूर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए मिले। मुंह पर मास्क, कंधे पर सामान, गोद में बच्चों को लेकर मजदूरों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी। जब पूछा तो मजदूरों ने कहा कि अगर ये सड़क के रास्ते जाएंगे तो पुलिस वापस भेज देगी, इसलिए रेलवे ट्रैक के किनारे चुपचाप निकल जाएंगे। आपको नहीं लगता कि रेलवे ट्रैक घातक है, मालगाड़ी अभी चलती है? अभी तो सरकार बता पाएगी, अभी हम लोग क्या बताएंगे सर, मजदूर आदमी अपन क्या बता पाएंगे। औरंगाबाद की घटना पता होगी आपको? हाँ वो तो मालूम पड़ा, लेकिन अभी हम लोग क्या करें, अभी जा भी सकते हैं, घर भी जा सकते हैं, अभी क्या करेंगे। आपको भी जाना है? कहाँ जाना है? बस्ती। तो ये खतरनाक भी हो सकता है, आपको नहीं लगता? तो क्या करेगा सर, खाने को भी नहीं है। हाँ। हम जा रहे हैं, हम लोग को जाना है अपना यूपी। आए कहाँ से? हम लोग दादर फुल मार्केट से आए। अभी यूपी में कहाँ जाना है? यूपी में सिद्धार्थनगर जिला। पैदल ही इतनी दूरी? नहीं, अपना साधन विधन किधर मिलेगा थाना तक के, क्योंकि इधर अपन बहुत परेशानी से यहाँ तक हम लोग पहुँचे। ये घातक भी हो सकता है रेलवे ट्रैक पे, आपको पता है? पता है सर, लेकिन अभी क्या करें, उधर पब्लिक दौड़ा के मार रही है पुलिस वाली, सब लोग पुलिस लोग। तो हम लोग ऐसा भी करके अभी निकल चुके हैं, खाना भी ना खाने को पैसे नहीं, बहुत परेशानी है। व्यवस्था करे सरकार के अधीन रहेंगे तो भूखा मर जाएंगे। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है सर? पैसे नहीं जेब में, तो वहाँ रहो तो भूखा मरो, रोड पे लो तो भूखा मरो, तो इससे बढ़िया चलते रहो। यूपी जाना है। यूपी में कहाँ? आजमगढ़ से। आजमगढ़ कहाँ से निकले हो? सर निकले मांडव से सर। मांडव से? जी। तो इतनी दूरी पैदल भी तय करनी है? जी सर। क्या करे सर, अभी प्रॉब्लम हो गया सर, खाने पीने का सारा चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो व्यवस्था की जा रही है ट्रेन की, कुछ ट्राई करके देखा वहाँ पे? सर अभी ट्राई किया है, ऑनलाइन भी फॉर्म भरा है, 3-4 फॉर्म भरा ऑनलाइन में, फिर उसके बाद मेडिकल कराया सर, मेडिकल कराने में फिर फॉर्म भरा, फॉर्म भरने का उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है सर, इसके लिए निकलना पड़ रहा है सर। ये रेलवे ट्रैक पे चलना घातक है, पता है? जी पता है सर कि कल का हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने को मतलब चलने का शौक नहीं है सर, लेकिन क्या करें, ऐसा मतलब आफत आ गया कि करना पड़ रहा है सर। अब जयपुर में रेलवे ट्रैक्स पर चलते मजदूरों का काफिला देखिए, सिर पर सामान की गठरी, किसी बात की चिंता है कि बस किसी तरह घर पहुंच जाएं। कभी कभी ये भी डर लगता है कि कहीं पीछे से ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। ये तो सच है कि आजकल सारी ट्रेन बंद हैं, सिर्फ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, इसलिए मजदूर को लगता है कि ट्रेन नहीं आएगी। ट्रेन तो बंद है, लेकिन मजदूर ये बात भूल जाते हैं कि मालगाड़ियां तो चल रही हैं और इस समय
मालगाड़ियां पहले के मुकाबले ज़्यादा संख्या में चल रही हैं और चूंकि रेलवे ट्रैक्स फ्री है, ज़्यादा स्पीड से चल रही हैं। औरंगाबाद जो हादसा हुआ वो मालगाड़ी से हुआ, लेकिन जयपुर में इन मजदूरों ने इस हादसे से कुछ नहीं सीखा। चलते चलते जब मजदूर थक जाते हैं तो वहीं पटरी पर बैठ जाते हैं, पटरी पर ही खाना खाते हैं, वहीं आराम कर लेते हैं और फिर वहीं सो भी जाते हैं। यही वो डर है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। यही वो डर है जिसकी वजह से औरंगाबाद में मजदूरों ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई। ये तो मजदूर रेलवे की पट्टी के किनारे चलते चलते जयपुर पहुंच गए। आपको हैरान होगी, जोधपुर से इसी तरह चल कर आ रहे हैं। इन्हें फतेहपुर जाना है। जोधपुर से फतेहपुर की दूरी करीब 850 किलोमीटर है। करीब 550 किलोमीटर रेल की पटरी पर चलते हुए लोग जयपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने इन मजदूरों को समझाया, उनसे बात की, उनको मदद करने की कोशिश की। बताया, मजदूर कह रहे थे कि उन्हें ट्रेन से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस एक SMS मिला जिसमें 10-15 दिन इंतज़ार करने को कहा गया, पर घर का किराया देने के पैसे नहीं है, बस से जाने के लिए पैसा नहीं है, अब खाने के लिए मुश्किल पड़ रही है, तो क्या करें, पैदल चलती है। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें औरंगाबाद के हादसे के बारे में पता है, लेकिन दूसरे शहर में भूखे मरे इससे अच्छा है अपने शहर, अपने गांव पहुंचने की कोशिश करें। कहाँ से आ रहे हैं? सर हम जोधपुर से आ रहे हैं, राजस्थान। कहाँ जा रहे हैं जोधपुर से? जा रहे हैं फतेहपुर, यूपी। फतेहपुर यूपी? हाँ सर, 884 किलोमीटर है। 884 किलोमीटर। और कितने किलोमीटर का सफर आप अभी तय कर चुके हैं? अभी हम लोग लगभग 450-500 किलोमीटर। कब से चल रहे हैं पैदल? हम लोग 4 दिन हो गया सर। 4 दिन? हाँ। क्या वजह है? सरकार बस चला रही है, ट्रेन चला रही है, तो फिर आप उससे क्यों नहीं जा रहे? सर हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें भी मैसेज आया कि बोल रहे हैं 14-15 दिन और रुकिए। हाँ। सर 3-4 महीने लगातार हो गए हम लोग रुक रहे हैं, लॉकडाउन जब से चालू हुआ है। हाँ। फिर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, फिर भी हमारे खाने पीने कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर पे रहते हैं। तो वो भी रूम भाड़े के लिए वो भी टॉर्चर करते हैं, खुराक भी नहीं मिलती है, और जिधर काम करते हैं उधर से भी नहीं पैसा मिलता है। क्या करें, जब कुछ भी नहीं था अपने पास तो चलना पड़ा, मजबूरी हो के फिर हम चल रहे हैं। तो खाना वगैरह नहीं खाया? कुछ भी नहीं अभी हम सुबह से नहीं खाना, सुबह से खाना नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया। एक आदमी पैसा वगैरह भी हमारे पास नहीं है सर, एक भी रुपए नहीं हमारे पास। अभी आए हैं वहाँ से, तो एक आदमी हमको सुबह पहर 2 पराठे पर खिला दिया। क्या काम करते हो आप? हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। हैंडीक्राफ्ट। और कितने लोग हो टोटल आप? टोटल 52 लोग हैं, आगे और सब लोग हैं, बाकी हम लोग पीछे हैं, इतने लोग। चलते हुए मजदूरों की तस्वीरें हर जगह दिखाई दी। अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते थे, इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स पहुँचे, इन मजदूरों को समझाने की कोशिश की। जो मजदूर सड़क पर साइकिल से जा रहे हैं, इनकी मंजिल 4 किलोमीटर नहीं है, 10 किलोमीटर नहीं है, ये मुंबई से बनारस के लिए निकले हैं। 1500 किलोमीटर का सफ़र ये तय करना चाहते हैं साइकिल के जरिए। सैकड़ों लोग तो ऐसे जो पैदल निकल गए हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले से ये नाला सोपारा से चले थे। हमारी टीम को इन्होंने बताया कि इन्होंने घर वालों से पैसा मंगवाया, इस पैसे से पूरा दिन साइकिल खरीदी और बनारस के लिए चल पड़े। हमारी टीम को ये लोग रात के करीब 3 बजे पालघर के पास मिले, यानी अब तक 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। जब रिपोर्टर ने इनसे बात की, पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो एक ही जवाब था, घर जा रहे हैं, काम नहीं है इसलिए जा रहे हैं। उन्हें समझाया कि सफ़र लंबा है, साइकिल से पहुंचना में मुश्किल होगी। इन लोगों को गूगल मैप पर दिखाया कि जहां वो खड़े हैं वहां से उनके घर की दूरी 1450 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसके बाद भी ये मजदूर अपनी ज़िद पर कायम रहे। लेकिन मजदूरों का कहना है कि रोज़ 100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, 15 दिन में पहुँच जाएंगे। अब इन लोगों को कौन समझाए कि ज़िंदगी खतरे में डालना पड़ेगी। इस मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कुछ दिन पहले हादसा हुआ था। इसी तरह घर की तरफ जा रहे मजदूरों को ट्रक ने टक्कर मारी थी। 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन मजदूर पर यह सब बात का कोई असर नहीं था। कई मजदूर तो अपनी परेशानी बताते बताते रोने लगे। बस हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, बस काम किए हैं कंपनी, वो भी पैसे नहीं दिए। देखिए आप रोइए मत, आप रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे। आप मेहनत करने वाले मजदूर हैं, आप हमेशा से है ना स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन आप जब यहाँ से निकले, आप कह रहे आपको जौनपुर जाना है
आप करीब 50 किलोमीटर अब तक चलकर आए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा, देखिए जौनपुर कितना लंबा रास्ता। मैं GPS पे जौनपुर डालूंगा इस जगह से और देखेंगे कितना दूर यहाँ पर है। 1470 किलोमीटर दूर यहाँ से ये है। अगर ये बाइक से जाते तो इन्हें एक दिन 3 घंटे लगते, लेकिन चूंकि ये साइकिल से जा रहे तो ऐसे में इनको जो है हर रोज़ आप कितना 1470 किलोमीटर इतना लंबा सफ़र है। आपको नहीं लगता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, जानलेवा है आपके लिए? सर अब जानलेवा क्या है, इससे अच्छा है एक रूम में बंद हुए 40-46 दिन हो गए हैं। इससे अच्छा पैर हाथ चला के मरे ना, अपने घर जाना चाहते हैं बस। ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, तो आप क्यों नहीं इंतजार? ट्रेन का प्रोसेस क्या है सर, हम लोग ऑनलाइन सब कुछ किए हैं, प्रशासन हम लोगों का फॉर्म नहीं लिया है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उसको भी उस पर भी कॉल किए, उस पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑनलाइन किए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये सब देखिए सर, हम इतने सब फार्म 30 जन का फार्म भरे थे कि बस का व्यवस्था हो जाएगा या ट्रेन का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। 1-2 ट्रेन चला दी है सरकार, बस। पहली बार जा रहे हैं? अच्छा, आप चंदौली जिला जाना चाहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर गूगल मैप पर ये डाला है और बाइक से अगर कोई जाए तो यहाँ पर 1484 किलोमीटर लगते हैं, लेकिन चूंकि ये साइकिल से जा रहे हैं तो ऐसे में ये सफ़र और भी लंबा होगा और एक दिन में ये 100 किलोमीटर जो है वो चलने का टारगेट रख रहे हैं, यानी कम से कम 14 दिन लगे। भाई साहब आप इतने बड़े हाईवे पे जा रहे, क्यों तो आप बस या फिर ट्रेन के लिए क्यों नहीं रुक रहे? सरकार ने तो शुरू कर दिया। हम भरे थे, जैसे पेपर में दिया गया था 3 दिन से 5 दिन के अंदर मैसेज आता है, तो उसका मैसेज नहीं आया, तो हमने देखते देखते ऐसे 10 दिन निकल गए। फिर हमने तय किया कि अब साइकिल से ही चलना उचित है। अगर साइकिल से नहीं जाते, जो घर का राशन भी ख़त्म हो चुका है, इसके वजह से हम तय किए कि यहाँ से घर चले जाए अपने। इसमें चिंता की बात है और जो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि मजदूर कह रहे हैं कि हमने हेल्पलाइन पर कोशिश की, हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा लेकिन रिजेक्ट हो गया और कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि वो वाकई में बस से जा सकते हैं। आपकी मजदूरी की बात सुनी, वो कह रहे थे कि सरकार ने 1-2 ट्रेन चला दी दिखाने के लिए, लेकिन कोई ट्रेन नहीं चल रही। और जैसे मैंने आपको बताया कि 222 ट्रेनें चल चुकी हैं, हज़ारों ट्रेनें और चलेंगी, लेकिन ये मजदूरों को विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक वो इसी तरह पैदल चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात से मजदूर निकल रहे हैं। 2 बातें, एक तो इन दोनों राज्यों में इंडस्ट्रीज बहुत हैं, रोजगार के मौके ज्यादा हैं, और दूसरे राज्यों से जो तलाश में काम के तलाश में आते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर बता रहे थे कि अब तक करीब 4.25 लाख मजदूरों को गुजरात से उनके होम स्टेट में भेजा जा चुका है। बहुत बड़ा नंबर है, 4.25 लाख। 98 स्पेशल ट्रेन के जरिए 1,21,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। इनमें से यूपी में के लिए 59, उड़ीसा के लिए 18 और बिहार के लिए 17, झारखंड और मध्य प्रदेश के लिए 2-2 स्पेशल ट्रेन भेजी गई हैं, लेकिन मजदूरों को इसकी जानकारी नहीं है। गुजरात सरकार दूसरे राज्यों में जो 30,000 गुजराती मजदूर फंसे हैं उनको वापस लेकर भी आई है। इंतजाम ऐसा किया गया था कि जिस कारण लोगों को भटकना नहीं पड़ता। निर्णय कपूर ने इस पूरे मामले की पूरी जांच की और कहा कि सरकार ने अहमदाबाद में कॉल सेंटर बनाया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। घर वापस जाने की इच्छा रखने वाले मजदूर इस नंबर पर फोन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया जाता है। इस कॉल सेंटर के जरिए रोज 20,000 से ज्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्टर होने के बाद इन मजदूरों के डेस्टिनेशन के हिसाब से उनकी लिस्ट तैयार करके रेलवे से ट्रेन की डिमांड की जाती है। ट्रेन का इंतजाम होने पर मजदूरों को भेजा जाता है, लेकिन मुश्किल यह है कि गुजरात में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों की संख्या 42 लाख से ज्यादा है और ज्यादातर मजदूर घर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए जितने भी इंतजाम कर लें कम पड़ रहे हैं। गुजरात में भी बड़ी संख्या में मजदूर पैदल घर की तरफ निकल पड़े हैं। इनका घर भी कोई 2-4 किलोमीटर नहीं, 1,000-1,500 किलोमीटर दूर जाने के लिए लोग पैदल निकले हैं। निर्णय कपूर ने इन मजदूरों से पूछा कि सरकार इंतजाम कर रही है, फिर इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, खतरा क्यों मोल ले रहे हैं। मजदूरों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मजदूरों का कहना था अब ये इंतजार करते करते थक चुके हैं, अब और इंतजार नहीं करना चाहते। कहाँ जाना है नरसिंह आपको? यूपी। मास्क लगा लीजिए, मास्क क्यों नहीं लगाया? कहाँ यूपी में कहाँ जाना है आपको? सिद्धार्थनगर। कहाँ, गोरखपुर?
गोरखपुर। तो आपको पता है कितनी दूर है गोरखपुर यहाँ से? यहाँ से तो 1500-1600 किलोमीटर है। ये देखिए, ये जो मैप है इसमें 1500 किलोमीटर बता रहा है गोरखपुर। हाँ। तो इतना दूर पैदल चलते हुए जाएंगे? क्या करेंगे, नहीं कोई साधन मिलेगा जाएंगे, कहीं मिलेगा साधन तो कर लेंगे, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, बट अब तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है, अब तो ट्रेन भी जा रही है, बसों से भी भेज रहे हैं। जा रही है सर, ऐसी बात नहीं है। 8-10-15 दिन हो गया, एक नहीं 4 एप्लीकेशन दिया, कुछ भी नहीं आया। वहाँ पे हम लोग लाइन लगा के गए सुबह में, तो वहाँ पर भी जब 10 बजा तो वो लोग खदेड़ने लगे। तो खुद सरकार ने कहा कि सबका नंबर आएगा, एक एक करके सबको ले जाने की व्यवस्था खाने का भी तो नहीं है कुछ, क्या खाएंगे, क्या कैसे रहेंगे? क्यों, खाने की व्यवस्था भी नहीं है? कुछ भी नहीं। आप झांसी जाओगे तो आपको पता है झांसी कितना दूर है यहाँ से? हाँ, यहाँ से 1100 किलोमीटर। ये अगर मैं मैप में यहाँ आपको दिखाऊं, झांसी डाल के, अहमदाबाद से झांसी तो करीब 1200 किलोमीटर पड़ता है। 1200 पड़ता है। तो 1200 किलोमीटर पैदल चलते हुए जाओगे? हाँ, जाएंगे आगे क्या करेंगे, तो करना पड़ेगा ना। नहीं, पर व्यवस्था कर रखी है, अब तो बसें भी चल रही हैं, ट्रेन की भी व्यवस्था कर रही है। चल रही है, ऐसा बताया था। वहाँ पे सुबह से बैठे हम लोग, सुबह 3-4 बजे से कलेक्टर ऑफिस थे, वहाँ पे आशा दिया था कल गए चलाना मिल जाएगा टोकन। कल जाके आज भी गए, वहाँ पे सब लोग बैठे रहे। वहाँ से बैठने के बाद में क्या आए, पुलिस आया तो उन लोगों ने सब बोला कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग जाओ कुछ भी करो। हमारे एक और संवाददाता अनुराग अमिताभ मध्य प्रदेश में है। वो भोपाल से सीहोर के लिए निकले मजदूरों के साथ चले और उनसे पूछा कि क्यों वो पैदल निकल पड़े हैं, क्या तकलीफ है। अनुराग की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा ये मजदूर कितनी मुश्किल हालात में है, काम नहीं है, खाना नहीं है और कैसे मजबूर है वो। बहन, पैदल जाओगे? तो पैदल जाएंगे और क्या करेंगे। तो ये ट्रेन बस नहीं मिल रही है बहन, अभी कैसे जाओगे इतना? चले जाएंगे भैया, मजबूरी है, क्या करें, कुछ नहीं अभी खाने के लिए। हाँ, पर ये इतनी गर्मी है। तो गर्मी है तो क्या करें भैया, अब तो मजबूरी है, जाना पड़ रहे हैं। तो कम तो आपको 6 दिन लगेंगे। अब 6 दिन लगे चाहे 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, अब क्या करें, अब जाएंगे मारते मारते और का गिरा थपटत, क्या करें, कुछ भी साधन तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं सरकार। तो आपने यहाँ से सीहोर से निकले हो? सीहोर से निकले। ये छत्तीसगढ़ तो कम से कम 700 किलोमीटर दूर बता रहे हैं यहाँ से, 600। ये तो 5 दिन लग जाएंगे आपको चलते हुए। चल जाएंगे, चल जाएंगे, पूरा सामान रखा चल रहे हैं। नहीं तो क्या आपको कोई सुविधा नहीं मिली यहाँ पर? नहीं, बस ट्रेन बस तो सब सरकार चला रही है इस वक्त। कहाँ चला रहा है, तो 2 नहीं जा रहे हैं ना, नहीं जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए नहीं जा रही है? नहीं जा रहे हैं। कहाँ के लिए निकल जी? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए जी। तो क्या वजह क्या थी? वजह यह थी कि लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया सर। ठीक है। और जो काम बंद हो गया तो जो काम किए थे वो कुछ पैसे थे। पर अब तो ट्रेनें भी चल रही हैं। ट्रेन नहीं चल रही सर, ट्रेन चलता तो हमको, ट्रेन बस होती, हमारे पास सुविधा होता तो हमको पैदल जाने की क्या जरूरत थी। अब काम धाम नहीं चल रहा है तो क्या करें, अब लॉकडाउन में अब कमाए थे पैसा वो भी खा लिए, अब क्या करेंगे, हाँ भूखे थोड़ी मरेंगे। अब जाएंगे ऐसे, अब धीरे धीरे। अब सरकार प्रशासन कोई मदद ही नहीं कर रही है सर, तो क्या करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो क्या करें, अब साधन कर देते क्या, ऐसे पैदल जाने का हमको थोड़ी है। अब कर ही नहीं रहे, कोई मदद हमारे कर नहीं रहे प्रशासन, तो क्या करें, हमको पैदल जाना पड़ रहा है, एक कदम उठाने पड़ा है। अब हम जहां भी बात सुनते एक बात सामने आती है, इन मजदूरों को यह नहीं पता कि ट्रेन्स वाकई में चल रही हैं। इस बात का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अब तक 222 ट्रेनें चल चुकी हैं और सैकड़ों ट्रेनें और चलने वाली हैं। सरकार चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दिल्ली की हो या लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सब लोगों की कोशिश है इन मजदूरों को मदद करने की। नीयत साफ है, नीति साफ है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है। लखनऊ में हमारी संवाददाता है रुचि कुमार, उन्होंने कुछ मजदूरों से बात की। ये वो मजदूर हैं जो दिल्ली से बिहार जा रहे हैं और साइकिल से। दिल्ली में जहां रहते थे वहां मकान मालिक ने निकाल दिया, जो सामान था उसे साइकिल पर लाद दिया और जिस समय रुचि कुमार एक मजदूर से बात कर रही थी उसी दौरान एक शख्स वहां आया। उसने कहा कि वो यूपी सरकार का नुमाइंदा है और सरकार मजदूरों की मदद कर रही है, इसलिए वो कुछ दिन लखनऊ में रुक जाएं। लेकिन मजदूरों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें इतने लोगों ने धोखा दे दिया है, अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ये मजदूर साइकिल पर अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन ऐसा करना कितना जोखिम भरा है। इसका उदाहरण भी आज लखनऊ से ही मिला।
इन्हीं मजदूरों की तरह लखनऊ में रहने वाला एक मजदूर अपने परिवार के साथ साइकिल पर छत्तीसगढ़ के लिए निकला, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कृष्णा साहू की है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले कृष्णा साहू लखनऊ में मजदूरी करते थे। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से काम बंद था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ अपने घर छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए, लेकिन लखनऊ के शहीद पथ में एक ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में कृष्णा और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हैं। इतना लॉकडाउन हुआ है तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो जा रहे थे। तो परेशानी है रहा है, तभी तो जा रहे थे कि यहाँ रह के क्या करेंगे, ऐसे पैदल चले जाएंगे। साइकिल से जा रहा था। फिर वहाँ कोई ठोकर मार दिया। ठोकर मारने के बाद में हम फोन किया कि कितना दूरी गया है, इसलिए अब वो हो गया। फोन किया तो हमको पता चला। साथ में उनकी पत्नी और ये 2 बच्चे थे? हाँ, ये साथ में पत्नी और पति और ये दोनों बच्चे थे। दोनों की मौत हो गई वहाँ? दोनों को। और बच्चों को कैसे कितनी चोट आई? ये बहुत चोट आया है, देख रहे तो। इसका ज्यादा गंभीर हालत है, इसका ज्यादा है। क्या हुआ इसको बताइए तो। इसको इधर सर मतलब टाका उका लगा इधर, लेकिन आज अल्ट्रासाउंड करवाने गए रहे ना, तो इसको मशीन में लगाया गया था। तो ये मतलब मशीन में मतलब बहुत दर्द हो रहा था ना, तो चेकअप नहीं करने दिखा रहा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मजदूरों में, राज्य सरकारों में बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। मजदूरों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ट्रेन चल रही हैं, बसें चल रही हैं, और ख़ासतौर से उन मजदूरों को जो पैदल निकल पड़े हैं, साइकिल पर निकल पड़े हैं। इन लोगों के साथ एक राफ्ता करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये कि मजदूर निकले इसलिए कि क्या उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था? इतना भी नहीं है। मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकारों ने की है, केंद्र सरकार ने की है, लेकिन अब उनका भरोसा टूट रहा है। कुल मिलाकर हर परिवार को 12,900 रुपये की मदद दी गई है। सभी को 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए गए हैं। कुल 8,900 रुपये का राशन फ्री और 500 रुपये की 3 किस्तें सीधे उनके अकाउंट में। और ये बड़ा काम है, बड़ी संख्या में लोगों को मिला है। इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि केंद्र सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का इरादा नेक नहीं है, किसने मजदूरों की परवाह नहीं की। लेकिन मजदूर मजबूर है, गरीब है, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी सोच बड़ी नहीं है। इसलिए कोशिश तो सरकारों को ही करनी होगी, किसी भी तरह से मजदूरों को कम्युनिकेट करना होगा। और मेरा तो सुझाव ये है कि मजदूर जहां हैं, जैसे जा रहे हैं, उन हाईवेज पर अगर बसों का इंतजाम किया जा सके, ये रेलवे ट्रैक से आकर इन बसों में बैठकर अपनी अपनी जगह जा सके, तो इसकी कोशिश होनी चाहिए। कम से कम ये बसें उन्हें रेलवे स्टेशन के पास ले आएं, ये भरोसा दें कि उनके लिए कुछ कोशिश की जा रही है। संकट की ऐसी घड़ी में, कोरोना के खौफ में, जब सब लोग घर में बंद हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मैदान में उतर गए। और एक नहीं, कई केसेस आज सामने आए। आज नोएडा में पुलिस ने कुछ ऐसे बदमाशों को पकड़ा जो मजदूरों को बस से घर तक पहुंचाने का वादा कर रहे थे, पैसा वसूलने की फिराक में थे। ये लोग जानते थे कि नोएडा में बिहार के बहुत सारे मजदूर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन साधन नहीं है, उनको पास भी चाहिए। ये लोग घर पहुंचने के एवज में अपनी बची खुची जमा पूंजी देने को तैयार है। बस कुछ लोगों ने इस मजबूरी का फायदा उठाने का सोचा और साजिश रच दी। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक का नाम है वकील खां और दूसरे का नाम है राशिद खां। तीसरा शख्स जो इन दोनों का उस्ताद है, जिसका नाम मोनू बताया जा रहा है, वो फरार हो गया। इन तीनों ने मिलकर मजदूरों को ठगने का प्लान बनाया। 2 बसों का इंतजाम किया, बसों पर बैनर लगाया जिस पर लिखा था बिहार के लिए फ्री सेवा। फिर इलाके में लोगों ने घूम घूम कर प्रचार किया कि बिहार के लिए बस चलने वाली है, जल्दी पहुंचो, फ्री सेवा है, जल्दी निकलने वाली है, कोई किराया नहीं लगेगा। जब बहकावे में आकर लोग बसों तक पहुंचे तो लोगों ने इन मजदूर से कहा कि बस में वही बैठेगा जिसके पास 3,000 रुपए होंगे। हर आदमी का किराया 3,000। जिसके पास 3,000 हो वो पैसा जमा कराए, बस में बैठ जाए, उसके बाद बिहार तक पहुंचाने की गारंटी। जिनके पास पैसे थे उन्होंने जमा करा दिए, सीटों पर बैठ गए,
कई सारे मजदूर बस में भर गए। बस में ड्राइवर भी था। लग रहा था कि जैसे ही सवारियां पूरी होंगी बस चल देगी। तब तक पुलिस को खबर लगी। पुलिस पहुंची। बाहर आवाज लगा रहे शख्स से पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम मोनू है। पुलिस ने पूछा क्या उसके पास क्लियरेंस है, क्या उसके पास पास है, तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मोबाइल फोन में सिवान के डीएम की तरफ से जारी किए गए पास की तस्वीर दिखाई। पुलिस ने ओरिजिनल कॉपी मांगी। शख्स ने समझा वो फंस जाएगा। कहा ओरिजिनल पास बस के अंदर है, और जब पास लाने के बहाने वो बस के दूसरी तरफ गया तो वहां से भाग गया, गायब हो गया और अपना फोन पुलिस के पास छोड़ गया। पुलिस ने इसके बाद ड्राइवर बने वकील और राशिद, इन दोनों को पकड़ा। दोनों ने बताया कि मोनू बस का मालिक है, वो तो सिर्फ ड्राइवर है, उनका कोई कसूर नहीं। मोनू के कहने पर वो आए थे। नोएडा पुलिस ने सिवान पुलिस से संपर्क किया। पता चला जो पास दिखाया गया था वो भी फर्जी था। सिवान के डीएम ने ऐसा कोई पास जारी नहीं किया था। पुलिस का कहना है कि ये लोग ठग हैं। मजदूरों से पैसा वसूल करके उन्हें थोड़ी दूर लाकर छोड़ देते, उसके बाद मजदूर भटकते रहते। अब पुलिस ने दोनों बसों को जब्त कर लिया है। वकील खां और राशिद खां को सलाखों के पीछे डाल दिया है और मोनू की तलाश है। सरकार के द्वारा इस तरह की कोई बस नहीं लगाई गई है और ये कुछ प्राइवेट लोग थे जिनके द्वारा वो बसें लगा करके लोगों जो श्रमिक थे यहाँ पे उनको ले जाने की कोशिश की जा रही थी बिना किसी परमिशन के। इसमें तत्काल जो है वो 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 2 बसों को जो है हमने अपनी कस्टडी में लिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जब जानकारी ये तो पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है, ना ही कोई जो है बस लगवाई गई है। ये प्राइवेट लोग थे जो लोगों को 3-3 हज़ार रुपये दे करके बिहार ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। उसी आधार पर हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जरा सोचिए, नोएडा की पुलिस वक्त पर ना पहुंचती मजदूरों का क्या होता। एक तो हर किसी की जेब से 3,000 रुपए जाते और फिर ये बेईमान इन लोगों को किसी जंगल में या किसी अनजान जगह पर ले जाकर छोड़ देते। फिर लोग कहां जाते, कहां से खाते। इसलिए आज मैंने सारे रिपोर्टर से कहा कि सब लोगों को समझाएं, इन्हें ठगों से सावधान करें, क्योंकि लूट की एक घटना आज और हुई। कुछ मजदूर बिजनौर से रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे लखनऊ की तरफ जा रहे थे। जब ये लोग मुरादाबाद पहुंचे तो कुछ बदमाशों ने चाकू दिखाकर इन मजदूरों को लूट लिया। भागने लगे। मजदूर चिल्लाए, आसपास लोग मौजूद थे, मदद के लिए आए और एक लुटेरा पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद तो लोगों ने उसकी जमकर धुलाई की, पेड़ से बांध कर पीटा। हालांकि मजदूर से लूटे गए 1,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन तो बरामद नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक साथी वो सब लेकर भाग गया। 2 मजदूर थे, उनका मोबाइल और उनसे 1,000 रुपये लूटकर इस गली में भागा था और इस गली से भाग के फिर जब दूसरी गली में निकला तब कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया था और पकड़ के उसको मारा था। अच्छा, वो मजदूर कौन थे जिन्हें लूटा गया था? इस बारे में जानकारी नहीं। क्या वो वही हैं जो यहाँ रेलवे लाइन से गुजर रहे थे, बाहर से जो आ रहे हैं? जो बाहर से लोग आ रहे थे, रेलवे लाइन से गुजर रहे थे, जो घर को जा रहे थे अपने, बाहर के लोग, वो थे वो। अब मजदूर गरीब है, अपने घर जाना चाहता है, वो तो थाने में शिकायत करने भी नहीं गया। उसे लगा कि थाने में जाएगा तो उसे रोक लिया जाएगा, पता नहीं कितना वक्त रहना पड़े। एक और मामला आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजदूरों को राशन देने के लिए एक कंपनी को हायर किया। इस कंपनी ने घटिया आटा, दाल, चावल के पैकेट मजदूरों में बांट दिए। मजदूरों को राशन पहुंचाने के नाम पर सरकार से पैसा लेकर घटिया राशन सप्लाई करने वाली इस कंपनी को आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया। यह कंपनी मुरादाबाद की है, शांति भोग फूड प्रोडक्ट। लखनऊ में राशन के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मिला था। मुरादाबाद की इस कंपनी को गरीबों और प्रवासी मजदूरों को राशन किट बांटने थे। राशन किट के लिए ई टेंडर के जरिए रेट फाइनल हुआ। राशन किट का रेट था 630 रुपए प्रति बोरी। लेकिन मुरादाबाद की इस कंपनी ने राशन का जो किट दिखाया था और जो दिया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जो दिया वो बेहद घटिया क्वालिटी का था। राशन की बोरियों में दाल, चावल, आटा बड़े घटिया थे। नमक भी क्वालिटी बहुत खराब थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि राशन की घटिया किट सप्लाई हो उससे पहले ही लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्वालिटी चेक किया। क्वालिटी चेक में घटिया राशन मिलने के बाद इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई।
3 तारीख को उनको ऑर्डर दिया गया, जो शांति भोग फूड प्रोडक्ट मुरादाबाद की कंपनी थी, उसको ये बताया गया कि जो है आप लोग तहसील सदर के जो मीटिंग हॉल है उसमें रह के अपनी सामग्री की पैकिंग कराएंगे। ये जो है आप उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी टीम रखेंगे और स्वयं उसका निरीक्षण करेंगे। उसके उपरांत ही किटों का वितरण होगा। एसडीएम ने बताया कि जो है वो यहाँ पे सर पैकिंग नहीं करने आए हैं, सिर्फ पैकेट देने आए हैं। तभी मुझे थोड़ी सी शंका हुई और मैंने तुरंत एडीएम सिविल सप्लाई से अनुरोध किया और उनसे कहा कि आप मौके पर जाएँ। फिर जब खोल के देखा गया तो उनकी मतलब जो ISI मार्क जो हमारे गुणवत्ता के मानक हैं उनके अनुरूप नहीं था। यहाँ तक कि जो दाल थी उसको जो है खिचड़ी बनवा के भी देखी गई तो उसमें भी वो जो है दाल सही से पकी नहीं। अगर यही खाना मजदूरों को सप्लाई होता उनके दिल पर क्या बीतती। वो तो यही सोचते कि सरकार ने जो खाना दिया वो घटिया है, चावल घटिया है, आटा घटिया है, और उनका विश्वास उठ जाता। मैं तो बधाई दूंगा लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने वक्त रहते पकड़ लिया। और इसी तरह हर जगह प्रशासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैदान में उतर चुके हैं। लॉकडाउन के 45 दिन बाद अब इस तरह के कई हादसे आ रहे हैं जहां ये लोग ठगी पर उतर आए हैं, बेईमानी पर उतर आए हैं। अब किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अब जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो शराब पीने वालों को थोड़ा सा ध्यान से देखनी चाहिए। हमारे देश में हिंदुस्तान के ठग सिर्फ मौका तलाश रहे हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा मजबूर होता है, उसका उतना ही फ़ायदा उठा लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स तो मैं आपको दिखा चुका। अब पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि जिन्हें शराब की तलब है वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोगों को फर्जी वेबसाइट के जरिए शराब के ऑनलाइन बिक्री का ऑफर दिया गया है। सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल साइट्स, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए घर तक शराब पहुंचाने का प्रॉमिस किया जा रहा है। समझने की ज़रूरत है। इन वेबसाइट में से किसी भी जगह 2 से 3 घंटे में शराब पहुंचाने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर दिल्ली सिटी वाइन्स के नाम से एक पेज है। इस पेज पर एक नंबर दिया गया है। इस फेसबुक पेज पर दावा है कि घर तक वाइन और विस्की की डिलीवरी की जाएगी। इसी तरह एक और साइट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नाम से, एक पेज है पूरा। इस पेज पर भी दिल्ली के अंदर सभी जगहों पर हर तरह के शराब पहुंचाने का दावा किया गया। अब इनके चक्कर में फंसकर कई लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ऐसी फर्जी वेबसाइट के बारे में जांच कर रहे हैं। कई सारी शिकायतें उन्हें मिली हैं और दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन शराब की डिलीवरी का दावा करने वाली इन सारी वेबसाइट और सोशल मीडिया ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया है। मैं इनके लिंक पे जाके जब इनका साइट का पेज खोला तो उस पर पूरा इनका प्रोफाइल दे रखा था कि क्या क्या डिलीवरी कर रहे हैं, कौन से एरिया में कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने मेरा पिन वेरिफिकेशन लेके एरिया में डिलीवरी करने की बात भी करी थी। जब से मैंने कार्ड में ऐड किया तो फिर वहाँ पे पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, तो फिर मैंने उसको कर नहीं रहा था। फिर उनके एग्जीक्यूटिव मेरे से बात करने लगा, तो मैंने सोचा उसे कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर ये जो है इस पर मतलब हम गवर्नमेंट टैक्स लग रहा है, जो 100 रुपये की बाहर नॉर्मली मिलती है बियर, वो 250 मिल रही थी, तो आप हमें पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दी मुझे और डिटेल दे के बोला पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और स्क्रीनशॉट से हम वेरीफाई करके आपको लिंक भेज देंगे जिसमें आप अपना एड्रेस वगैरह सब डाल दीजिए। आपको अगले दिन 11-12 बजे तक आपको डिलीवरी हो जाएगी। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो ठग हैं वो इसी तरह के मजबूरी के मौके की तलाश में रहते हैं। ज़रा भी मजबूरी हो, जिस चीज़ की ज़्यादा तलब हो, मिल ना रही हो, लोग कीमत देने को तैयार हो, तो फिर बेईमान भी एक्टिव हो जाते हैं, मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कई लोगों को शराब मिल नहीं रही और शौकीन किसी भी कीमत पर गला तर करने को तैयार हैं। बस ठगों ने इस मजबूरी को समझ लिया, इस तकलीफ को समझ लिया, फर्जी वेबसाइट बना दी और कुछ लोग चक्कर में फंस गए और काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। कोरोना के संकट में इंसानियत के खिलाफ गुनाह के एक चौंकाने वाली खबर आज नोएडा से आई, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 2 वार्ड बॉयज़ ने एक कोरोना पेशेंट महिला के साथ छेड़छाड़ की, बदसलूकी की। दरअसल 20 साल की इस महिला की डिलीवरी हुई थी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत हॉस्पिटल में उसका कोरोना का टेस्ट भी हुआ।
तो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद बच्चे को मां से अलग कर दिया गया। बच्चे के लिए दूध देने के बहाने इन दोनों वार्ड बॉयज ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। क्योंकि कोरोना वार्ड में जाने के लिए स्टाफ खुद को पीपीई किट और फेस मास्क से पूरी तरह कवर करके जाता है, इसलिए महिला इन दोनों को पहचान नहीं सकी और उससे लगा ये डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने ये कहा भी। लेकिन उसकी शिकायत के आधार पर हॉस्पिटल के प्रशासन ने रिकॉर्ड चेक किया, दोनों आरोपियों की पहचान की गई। हॉस्पिटल के मुताबिक लवकुश और सुंदर नाम के ये दोनों वार्ड बॉयज एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं और हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करते हैं। हॉस्पिटल ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में एक लेडी एडमिट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको 12 दिन का बच्चा भी है। दूध का सैंपल लेने के लिए वहाँ के 2 मेल कर्मचारियों द्वारा महिला पर जबरन दबाव डाला गया कि दूध का सैंपल वो स्वयं लेंगे। मेल कर्मचारियों द्वारा दूध का सैंपल के लिए दबाव बनाना यह कतई अनुचित था, इसलिए उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और उनको अरेस्ट किया गया। लवकुश और सुंदर ने एक मां के साथ जो किया, कोरोना के मरीज की मजबूरी का जो फायदा उठाने की कोशिश की, यह निहायत ही शर्मनाक काम है। ऐसे शैतानी दिमाग को ठिकाने लगाने की जरूरत है। मैं तो नोएडा की पुलिस से कहूंगा कि इन पर ऐसा केस बनाएं कि इनकी जमानत ना हो और अदालत से इन्हें ऐसी सजा मिले ये किसी कानूनी दावपेच का फायदा उठाकर बच ना पाए, इसका ध्यान रखा जाए। आज की बात में मैंने आपको मजदूरों की मजबूरी के बारे में बताया, ऐसे लोगों के प्रति सावधान किया जो कोरोना के मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर या फिर मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी है, कहां का खतरा बढ़ा है, ये बात रह गई।